तो पत्थर की लकीर है, आएगा ही आएगा, इसको कोई नहीं टाल सकता है। हेलो फ्रेंड्स, आप मानो या ना मानो लेकिन क्लास 10th में मैथ में 100 आउट ऑफ 100 लाया जा सकता है बहुत ही इजी तरीके से। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन बताऊंगा वह रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जो 7 बार 8 बार तक रिपीट हुआ है। वीडियो को पूरा देखिएगा और यहां पर जो भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा अभी उसको आपको भी पानी पानी कर देना है, पूरा चटनी बना के पूरा खा जाना है, ठीक है। और जितना हो सके उतना इसको प्रैक्टिस कीजिए, 5 बार 6 बार 10 बार तक सॉल्व कीजिए। पूरा प्रोसेस क्वेश्चन से लेकर आंसर तक आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। और इस बोर्ड परीक्षा 2025 में कितने ऐसे बच्चे हैं जो 99% का टारगेट सेट किए हैं, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और खासकर आप लोगों के लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूं। समय रहते हुए सभी क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां पर जो भी क्वेश्चन बता रहा हूं उसको याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और यहां पर सॉल्व करके बताऊंगा, इजी तरीका बताऊंगा जिससे कि आपको सभी मैथ समझ में आ जाए। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तुरंत अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए हम लोग बढ़ते हैं यहां पर क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर आप देख सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, ठीक है, स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। यानी कि वृत्त है, एक बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर हम लोग लाइन खींचेंगे तो दोनों लाइन बराबर होना चाहिए। इस तरीके से एक यहां पर वृत्त है मान लेते हैं, ठीक है, ये एक वृत्त है इस तरीके से, और यहां पर एक बाह्य बिंदु है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर अगर हम लोग इस तरीके से लाइन खींचेंगे इस तरीके से, तो ये दोनों भुजा या ये दोनों रेखाखंड का लंबाई बराबर होना चाहिए, और होता ही है बराबर, हम लोगों को सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग कुछ नाम दे देते हैं, सेंटर को ओ दे देते हैं, यहां पर लिख देते हैं ए, और इसको लिख देते हैं बी, ये हमारा रह गया सी, ठीक है। हम लोगों को बेसिकली सिद्ध करना है ए सी बराबर ए बी, ठीक है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। कितना इंपॉर्टेंट है देखिए, 2009 में आया है, 2013 में आया है, 2015 में आया है, 2019 में, 2023 में, ये क्वेश्चन 5 बार रिपीट हुआ है। इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कर लेना है। देखिए हम लोग यहां पर इसको सॉल्व करते हैं। दिया है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं दिया है, जो कुछ भी दिया हुआ रहेगा उसको यहां पर लिख देंगे, ठीक है। तो वृत्त, एक वृत्त है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है, एक बाह्य बिंदु है, एक बाह्य बिंदु A है। बस यही चीज हम लोगों को दिया गया है कि एक वृत्त है और बाह्य बिंदु A है। अब हम लोगों को यहां पर सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, ए सी बराबर ए बी, ठीक है। ये दोनों रेखाखंड बराबर, यही हम लोगों को सिद्ध करना है। तो यहां पर हम लोग कुछ रचना करेंगे, ठीक है। पहले रचना कर लेते हैं, रचना में क्या करेंगे हम लोग, ये देखिए यहां पर त्रिज्या बना देंगे, इस तरीके से त्रिज्या है और ए को ओ से मिला देंगे, ठीक है। तो रचना में हम लोग क्या किए, रचना में त्रिज्या ओ बी कोमा या ओ बी तथा
OC खींचा, ठीक है, तथा A को O से मिलाया, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर हम लोग प्रूव करेंगे। देखिए यहां पर दो त्रिभुज मिल गया हम लोगों को। पहला त्रिभुज है AOC और दूसरा त्रिभुज है AOB। दो त्रिभुज मिल गया। अब दोनों त्रिभुज को हम लोग सर्वांगसम सिद्ध करने का कोशिश करेंगे। सर्वांगसम सिद्ध करने का कोशिश करेंगे तो यहां पर देखिए, यहां पर 90 डिग्री का कोण है। क्यों 90 डिग्री का कोण है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। वृत्त पर कहीं पर भी एक स्पर्श रेखा गुजरता है और अगर केंद्र से स्पर्श रेखा तक इसको लंबाई की हम लोग खींचे हुए हैं, लंबाई या त्रिज्या बनाए हैं, तो यहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है। उसी प्रकार से यहां पर भी 90 डिग्री, यहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहां पर भी 90 डिग्री, ठीक है। और ये देखिए OA या AO दोनों उभयनिष्ठ है दोनों त्रिभुज में, और ये देखिए त्रिज्या, दोनों त्रिज्या बराबर होगा तो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। इस तरीके से सिंपलिसिटी से AC बराबर AB आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं। यहां पर लिखना है उत्पत्ति त्रिभुज या समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्यों है, क्योंकि यहां पर 90 डिग्री है। समकोण त्रिभुज AOC तथा समकोण त्रिभुज AOB में देखेंगे यहां पर हम लोग क्या क्या बराबर है। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग लिखते हैं AO बराबर AO, क्योंकि ये वाला AO दोनों त्रिभुज में है, ये क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, ये वाला जो कोण है ACO, कोण ACO बराबर कोण ABO, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, प्रत्येक 90 डिग्री हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, तीसरा, यहां पर जो त्रिज्या है OC और OB बराबर होगा, तो यहां पर लिखेंगे OC बराबर OB। वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या है तो बराबर हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया RHS से, ठीक है। यहां पर देखिए समकोण त्रिभुज है तो RHS से सर्वांगसम हो जाएगा। तो यहां पर लिखना है अतः त्रिभुज AOC सर्वांगसम, त्रिभुज AOB कौन सा नियम से, RHS, राइट हाइपोटेन्यूस साइड से सर्वांगसम हो जाएगा। अतः यहां पर हम लोग लिख सकते हैं AC बराबर AB, ये दोनों भुजा भी बराबर हो जाएगा CPCT से। तो इसको लिखेंगे CPCT, ये हो गया आंसर, प्रूव्ड, ठीक है, प्रूव्ड। बस इतना सा आप लोगों को करना है, इंपॉर्टेंट है, 5 बार आया हुआ है, 2023 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। और यहां पर आप अगर गौर कीजिएगा तो सब विषम ईयर में आया हुआ है, 2009, 2013, 2015, 2019, 2023 सब विषम संख्या वाला है। 2025 में आपका विषम संख्या है, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जस्ट 3-4 बार, 5 बार, 10 बार सोल्व कर लीजिएगा तो आसानी से याद हो जाएगा। खासकर परीक्षा तक ही तो याद ही रखना है, उसके बाद ये सब कोई काम नहीं आता है, ठीक है। अगर मैथ लीजिएगा आगे तो काम आएगा, अदरवाइज ये सब बस 10th तक के लिए है। फिर देखिए नेक्स्ट, सेकंड नंबर, ये क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है, बहुत ही इजी है और ये क्वेश्चन 5 नंबरी है, आपको 5 नंबर देगा, ठीक है, 5 नंबर देगा। कितना बार आया हुआ है देखिए, 2011, 2013, 2015, 2017, 2023। और ये सबसे मजेदार क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि अगर आप इसको थोड़ा सा गौर कीजिएगा, 2011 में आया, ठीक है, फिर 12 में नहीं आया,
फिर 13 में आया, 2014 में नहीं आया, फिर देखिए 15 में आया, फिर 16 में नहीं आके 17 में आया, फिर गैप लेकर फिर 2023 में आया है, 24 में नहीं आया, हो सकता है 25 में आ जाए। ये अल्टरनेट हो रहा है। और ये क्वेश्चन आए ना आए, विविक्तर निकालना, मूलों की प्रकृति निकालना, द्विघात सूत्र का प्रयोग करके मूल निकालना, ये तो पत्थर की लकीर है, आएगा ही आएगा, इसको कोई नहीं टाल सकता है। ठीक है, हो सकता है यहां पर अलग रहे, लेकिन ये क्वेश्चन 110% आएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन अगर आप छोड़ते हैं तो आप बहुत बेवकूफ हैं। ठीक है, बहुत बेवकूफ हैं सीरियसली, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपको नंबर देगा, 5 नंबर का है और ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 लाइन ही आंसर होगा। चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग सोल्व करते हैं, इसको हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए यहां पर हल हल सबसे पहले समीकरण को लिख लेते हैं हम लोग, 3x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पर देखिए द्विघात सूत्र है, यहां पर ए बी सी बताना है। क्या है ए बी सी? ए बी और सी क्या क्या है? ए देखिए, ए आपका 3 है, 3 लिख देंगे। बी आपका -5 है, -5 लिख देंगे। उसके बाद देखिए सी 2 है। बस ए बी सी पहचान लिए, आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथ बनाना। सबसे पहले विविक्तर निकालेंगे, इसको शॉर्ट में डी लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग सबसे पहला नंबर देते हैं विविक्तर, विविक्तर यानी कि डी बराबर, इसका जो फॉर्मूला है उसका आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, b² माइनस 4ac। अब देखिए वैल्यू पुट करेंगे हम लोग यहां पर, b कितना है? -5, तो -5 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस, फिर 4 के लिए 4 लिख देंगे, गुना ए का वैल्यू कितना है? देखिए 3, जस्ट यहां पर 3 लिख देंगे, गुना सी का वैल्यू कितना है? 2 है, जस्ट यहां पर 2 लिख देंगे। इसको हम लोग सोल्व करेंगे, देखिए 5 -5 है, -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, तो यहां पर हम लोग लिखते हैं इसको 25। उसके बाद देखिए माइनस है, माइनस लगा देंगे। उसके बाद 4 तिया 12, 12 दूना 24, यहां पर 24 लिख देंगे। 25 में 24 माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा? 1, यानी कि हमारा विविक्तर कितना आया है? 1 आया। पहला हम लोग निकाल चुके हैं, अब दूसरा चीज निकाल लेंगे, मूलों की प्रकृति। ठीक है, दूसरा मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति। यहां पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। यहां पर देखिए 1 आया है, डी यानी कि डी जो है वो क्या है? 0 से बड़ा है, या आप इस तरीके से कर सकते हैं इसको, 0 से बड़ा है, इस तरीके से। ठीक है, 0 से बड़ा आया है, 1 0 से बड़ा है, तो अतः यहां पर लिखेंगे अतः मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक एवं असमान होंगे, एवं असमान होंगे, यह है। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं डी का वैल्यू यहां पर 0 आया होता। ठीक है, 0 आया होता या 0 रहता, तो यहां पर हम लोग लिखते हैं डी का वैल्यू 0 है, अतः मूल वास्तविक है, लेकिन यहां पर असमान के जगह पे अगर डी बराबर 0 रहता तो यहां पर समान होता। बस अंतर इतना ही है, बाकी जितना भी आप इसको सोल्व कीजिएगा सेम पैटर्न रहेगा। अगर डी 0 आ गया तो यहां पर बस असमान लिख देना है, बाकी सेम यही रहेगा, कुछ नहीं अंतर रहेगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग हटा देते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट तीसरा सोल्व करते हैं, तीसरा यानी कि द्विघात सूत्र का प्रयोग करके मूल ज्ञात करना। तो चलिए इसका हम लोग मूल ज्ञात करते हैं। ठीक है, मूल ज्ञात करते हैं, तीसरा नंबर मूल, द्विघात सूत्र का प्रयोग करके मूल, द्विघात सूत्र क्या है? x
इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय, ठीक है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है 2a, ये है द्विघात सूत्र। जस्ट सब वैल्यू यहां पर ऊपर दिया हुआ है, उसको बस पुट करेंगे हम लोग, देखिए पुट करेंगे यहां पर हम लोग, ठीक है। माइनस के लिए माइनस लगा देंगे, बी का वैल्यू क्या है -5, एक माइनस पहले से है और बी का भी यहां पर एक माइनस है तो और एक माइनस लगाएंगे, फिर 5 लिखेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस माइनस को रहने देंगे यहां पर, प्लस माइनस है। रूट डी, अब देखिए डी का वैल्यू कितना निकाले हैं हम लोग, 1 निकाले हैं, तो इसको लिख देंगे 1 बटे, अब यहां पर देखिए 2a, 2 के लिए 2 लिख देंगे हम लोग। उसके बाद देखिए ए का वैल्यू क्या है 3 है, गुना 3, इसको सोल्व कर देंगे हम लोग, इसको सोल्व कर देंगे हम लोग। देखिए प्लस हो जाएगा दोनों, ठीक है, माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये सब तो इजी है। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 5 को लिख देते हैं 5, फिर प्लस माइनस रूट 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बटे यहां पर देखिए 2 तिया 6, एक्स का वैल्यू आ चुका है, ठीक है। द्विघात सूत्र से हम लोग निकाले हैं एक्स का वैल्यू। अब मूल निकालेंगे, क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है हम लोगों को, ठीक है, मूल ज्ञात करना है। तो चलिए मूल ज्ञात करते हैं, मूल यानी कि अल्फा और बीटा ज्ञात करेंगे। पहले अल्फा बराबर यहां पर देखिए एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, अल्फा में जोड़ेंगे बीटा में घटाएंगे, उसी को यानी कि क्या है 5 जोड़ 1 बटे 6, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं अब हम लोग, तो ये हो जाएगा, नीचे दिखेगा, यस दिखेगा, यहां पर हम लिखेंगे अल्फा बराबर 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6 बटे 6 बराबर 1, अल्फा बराबर 1 आ चुका है, एक मूल निकल चुका है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट दूसरा मूल निकालेंगे हम लोग, यहाँ पर दूसरा मूल निकालेंगे, चलिए यानी कि बीटा निकालेंगे, बीटा निकालेंगे हम लोग। बीटा क्या करेंगे, माइनस करेंगे, बीटा बराबर 5 माइनस 1 बटे 6, ठीक है। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं, बीटा बराबर 4 में 1 माइनस करेंगे तो मतलब 5 में 1 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा बटे 6, आई होप दिख रहा होगा, यस। अब इसको सोल्व कर देंगे, ठीक है, इसको सोल्व कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/3, बस आंसर हो गया। पहला मूल 1 आया, दूसरा मूल 2/3, ये आंसर हो गया। बस इतना ही करना है, या आप इस तरीके से और एक बार जगह रहेगा तो लिख दीजिएगा, थोड़ा सा जगह की कमी हो जा रही है मेरे पास। अतः मूल बराबर क्या आया है, 1,2/3, बस आंसर हो गया, खत्म। पहला विविक्तर 1 आया, मूलों की प्रकृति वास्तविक असमान हो जाएगा द्विघात सूत्र से हम लोग। देखिए यहां पर 1 और फिर 1 और 2/3, ये हमारा मूल निकाल चुके हैं, ये कोमा है, ठीक है, ये कोमा है, अरे भाई इस तरीके से, ठीक है, बस इतना। ये 5 नंबर देगा आपको, हल्के में नहीं लेना है, इसको भी 5 बार 6 बार 10 बार सोल्व कर लीजिएगा। 11 13 15 एक साल छोड़ कर आ रहा है, इसको बना लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला तीसरा नंबर देखिए। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी पाई जाती है जबकि सूर्य का 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए कितना बड़ा है, 2011 15 17 19 24, पिछला साल भी आया है, लेकिन ये गलती बिल्कुल नहीं कीजिएगा कि पिछला बड़ा है तो इस बार नहीं आएगा। क्वेश्चन बैक टू बैक रिपीट होता है, बहुत सारा क्वेश्चन, मैंने कई बार आप लोगों से ये चीज कहा है और प्रूफ भी दिया है, अगर हो सके तो इस वीडियो में भी आप लोगों को प्रूफ मिल जाएगा। बैक टू बैक रिपीट होता है क्वेश्चन। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, ठीक है, यहाँ पर देखिए मान लेते हैं ये समतल, ये मीनार है, ठीक है, ये मीनार है, इसका जो छाया है वो पहले इस तरीके से था, 60 डिग्री पर था,
60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो गया है। ये देखिए 29 सूर्य का 29, तो यहाँ पर 30 डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री। ठीक है, ये है। और ये जो है हमारा, चलिए नाम नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी और यहाँ पर डी, ये नेमिंग कर लिए हम लोग। अब देखिए फिर से हम लोग क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। यहाँ पर एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, मीनार की बी सी छाया है। ठीक है, जो पहले बी डी था बढ़ गया है 40 मीटर, यानी कि डी सी 40 मीटर हो गया, 40 मीटर अधिक लंबा पाई जाती है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक 40 मीटर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि सूर्य का 29 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार का ऊंचाई मान लेते हैं, मीनार का ऊंचाई ए बी, इसको एच मान लेते हैं, एच है मीनार का ऊंचाई। ठीक है, और बी डी इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, बी डी को एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग, ए बी का वैल्यू निकालेंगे, वही आंसर हो जाएगा। कैसे निकालेंगे, टेन थीटा से। ठीक है, टेन थीटा पहले 60 डिग्री लेंगे, फिर टेन थीटा 30 डिग्री लेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसको हम लोग चलिए सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए सेम जो यहाँ पर मैंने बनाया है उसी को सेम इधर बना रखा है। ठीक है, तो चलिए इसको सबसे पहले हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ पर हल, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर एच। ठीक है, मीनार की ऊंचाई एच है, वैसे मीनार की ऊंचाई ए बी मान सकते हैं, लेकिन एच हम लोग मान लिए हैं। अब या चलिए इसको लिख देते हैं, मेंशन कर देते हैं, ए बी बराबर एच। उसके बाद देखिए बी सी, इसको हम लोग बी सी क्या माने हैं, एक्स मान लिए हैं, बी सी एक्स मान लिए हैं। आगे लिखते हैं हम लोग छाया, छाया बी डी, बी डी देखिए बी सी से 40 मीटर लंबा हो गया, 40 मीटर लंबा हो गया। इस तरीके से बी डी बराबर, बी डी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी जोड़ सी डी। बी सी का वैल्यू एक्स रखे हैं, बी सी का वैल्यू एक्स रखे हैं, और सी डी का वैल्यू ऑलरेडी 40 दिया हुआ है, यानी कि बी डी बराबर एक्स प्लस 40 हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए दो समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज है, पहला ए बी सी और दूसरा है ए बी डी। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे त्रिभुज ए बी सी। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में देखिए ए बी सी में हम लोग टेन ए बी सी, देखिए ए बी सी टेन 30 डिग्री लेते हैं, टेन 30 डिग्री, 30 डिग्री। अब देखिए टेन थीटा, टेन थीटा का मान क्या होता है, टेन थीटा का मान होता है P बाय बी, P बाय बी। ठीक है, अब देखिए क्योंकि ये वाला थीटा है तो ये हो जाएगा, कलर चेंज करके लिख दे रहा हूं मैं, ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर P और बी सी हो जाएगा आपका B। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू P यानी कि A B या H लिख सकते हैं, पहले A B लिखते हैं, A B बटे A B बटे देखिए B यानी कि B C। अब टेन 30 का वैल्यू क्या होता है, √3 इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू, देखिए ए बी का वैल्यू h दिया हुआ है तो h लिख देंगे, बटे बी सी का वैल्यू देखिए x दिया हुआ है तो x लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं, देखिए तो h का वैल्यू निकालेंगे तो h बराबर ये वाला इधर आकर हो जाएगा x√3, h का वैल्यू आ गया है, h यही निकालना है हम लोगों को, लेकिन अभी भी आंसर नहीं आया कंप्लीटली, x रह गया है, x का वैल्यू निकालते हैं अब हम लोग। ठीक है, x का वैल्यू निकालते हैं, तो अब फिर से हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, अगला यहाँ सोल्व करते हैं,
अब पुनः पुनः त्रिभुज यानी कि समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में यहां पर भी देखिए tan यहां पर 60 डिग्री है, ठीक है। ए बी सी में यहां पर 30 डिग्री था, ए बी डी में 60 डिग्री है, तो इसको लिखेंगे tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है P बाय बी। तो P का वैल्यू देखिए ए बी है, ए बी इज इक्वल टू, उसके बाद बी का वैल्यू अभी ए बी डी में बी डी हो जाएगा, बी डी अब देखिए tan 60 डिग्री, ये सब याद करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू। tan 60 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 1/√3 बराबर ए बी का वैल्यू अभी h है, फिर बी डी का वैल्यू यहां पर देखिए, बी डी का वैल्यू x प्लस 40, ठीक है, यानी कि बी सी जोड़ सी डी। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो x प्लस 40 इज इक्वल टू h√30 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं, h का वैल्यू यहां पर देखिए, h का वैल्यू ये वाला है, इसको पुट कर देंगे h के स्थान पर, तो इसको लिखते हैं x जोड़ 40 बराबर h के स्थान पर x√3, उसके बाद गुना √3, इसको सोल्व करेंगे तो ये x प्लस 40 बराबर ये हो जाएगा 3x कैसे हुआ, √3 √9 और √9 का वैल्यू 3, सिंपल है। अब इसको सोल्व करते हैं हम लोग, फिर से यहां पर देखिए x प्लस 40 बराबर 3x है, ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे 40 बराबर 3x, ये वाला x को उधर ले जाएंगे तो माइनस x हो जाएगा, 40 बराबर 2x, इसको सोल्व करेंगे 3x में x माइनस करेंगे 2x बचेगा। अब x का वैल्यू हो जाएगा 40/2 बराबर 20, ठीक है, x का वैल्यू 20 आ चुका है, अब h का वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे, तो अब हम लोग लिखते हैं अतः मीनार की ऊंचाई बराबर ए बी बराबर h, और h का वैल्यू क्या है, h का वैल्यू यहां पर देखिए x√3, h बराबर x का वैल्यू 20 है, तो 20√3, जस्ट यही तो हमारा आंसर है, इतना मीटर, ये हमारा आंसर हो गया 20√3 मीटर। ये भी इंपॉर्टेंट है, देखिए कितना बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, 1 2 3 4 5 बार रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं सभी को 5 से 10 बार या हो सके तो 15 से 20 बार भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 4 नंबर देखिए, ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ग्राफीय विधि भी पत्थर की लकीर है, एग्जाम में आना है मतलब आना ही है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ठीक है, तो ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। हो सकता है क्वेश्चन अलग रह जाए लेकिन ग्राफीय विधि तो आना ही है एकदम, ये इसको कोई हटा नहीं सकता है एग्जाम से, ठीक है, आना ही आना है। देखिए कितना बार रिपीट हुआ है, सेम ये वाला क्वेश्चन 2010, 12, 18, 20 और 23 में, देखिए 1 2 3 4 5 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। 23 में आया था, 24 में नहीं आया, हो सकता है 25 में आ जाए, ठीक है, तो इसको भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत इजी है। जैसा भी क्वेश्चन हो, ग्राफीय विधि का जो पैटर्न है वो समझना है। यहां पर देखिए 2 समीकरण दिया हुआ है, तो सबसे पहले दोनों समीकरण को लिखते हैं यहां पर, ठीक है, यहां से हम लोग हल शुरू कर रहे हैं। हल पहला समीकरण है 2x + y
-6 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग x या y को बराबर का एक साइड रख देंगे, तो हम लोग इसको रखते हैं इस तरीके से 2x प्लस वाई बराबर 6 को उधर ले जाएंगे तो -6 को उधर ले जाएंगे तो +6 हो जाएगा। ठीक है, अब y को इधर रहने देते हैं, इधर 6 और 2x इधर जाकर -2x हो जाएगा। यानी कि x या y को बराबर का एक साइड रखना है, बाकी सबको एक तरफ कर देना है। इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए, ये समीकरण 1 को सॉल्व कर रहे हैं। अब लोग यहाँ पर डब्बा बनाएंगे इस तरीके से। अब हम लोग डब्बा बनाएंगे यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर x लिखेंगे, यहाँ पर y लिखेंगे। ठीक है, x लिखेंगे और यहाँ पर y लिखेंगे इस तरीके से। अब देखिए, हम लोग x का वैल्यू कुछ भी रखेंगे, 0 रख सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं, और देखेंगे y का वैल्यू क्या आएगा। तो सबसे पहले हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे x का वैल्यू रखकर। ठीक है, x बराबर पहले 1 रख कर देखते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, y बराबर देखिए 6 - 2, x के स्थान पर 1 है तो गुना 1 कर देंगे, बराबर 6 - 2 × 2 बराबर 4। x के स्थान पर जब 1 रखे थे, x के स्थान पर जब 1 रखे थे तो y के स्थान पर कितना आया, 4 आया, तो नीचे 4 लिख देना है, सिंपल। अब यहाँ पर हम लोग 2 रख कर देखते हैं। ठीक है, 2 रख कर देखते हैं, x के स्थान पर 2 रख कर देखते हैं, x बराबर 2, तब देखेंगे y कितना आएगा, y ये जो है इसको आप रफ में भी कर सकते हैं, नोट में भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रफ में कर रहा हूँ, आप नोट में भी इसके नीचे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वैसे यहीं पर लिखिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसी के नीचे, जस्ट इसी के नीचे y बराबर 6 - 2 इंटू वाई के स्थान पर 2 रखें, x के स्थान पर 2 रखें तो 2x, यानी कि 2 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, x के स्थान पर 2 लिख दें। अब इसको सोल्व करेंगे, y बराबर 6 - 4 बराबर 2। जब x का वैल्यू 2 रखे थे तब y का वैल्यू कितना आया, 2 आया। सिंपल, पहला समीकरण सोल्व हो गया। ठीक है, अब हम लोग दूसरा समीकरण सोल्व करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखिए, दूसरा समीकरण है 2x - y - 2 = 0। इसको भी हम लोग x या y को एक साइड रखेंगे, दोनों में से एक को, बाकी सबको एक साइड कर देंगे। तो इसको लिखते हैं 2x - y बराबर, ये वाला -2 को उधर ले जाएंगे तो +2 हो जाएगा। अब y, ऐसा करते हैं, y को उधर ले जाते हैं। ठीक है, 2x, ये वाला 2 को इधर ले आएंगे तो -2 हो जाएगा, बराबर ये वाला y को उधर ले जाएंगे तो +y। सिंपल। वैसे ये वाला को लिखने का भी जरूरत नहीं था, बीच वाला पर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, होता है। तो इसको हम लोग चलिए एक साइड y को पहले ही लिख देते हैं। ठीक है, y को एक साइड करके लिख देते हैं, मीन्स कुछ इस तरीके से, रुकिए, y बराबर 2x - 2। ठीक है, वही चीज़ है, बस आगे पीछे कर दिया मैं। अब यहाँ पर फिर से आपको डब्बा बना लेना है, आपको इस तरीके से, यहाँ पर x, यहाँ पर y। अब यहाँ पर x का कुछ भी वैल्यू रखेंगे, जैसे 1 2 3 4 या 0 रख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 0 रख कर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, x बराबर पहले 0 रख कर देखते हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 x के स्थान पर 0 - 2, यानी कि 0 - 2, तो ये -2 आया है, y -2 आया। x कितना रखे थे, 0, x रखे थे 0, y आया -2। अब हम लोग x का वैल्यू 1 रख कर देखते हैं, x का वैल्यू 1 रख कर देखते हैं, y बराबर 2 इंटू x के स्थान पर 1 रखेंगे, -2, y बराबर 2 - 2। जब हम लोग x का वैल्यू 1 रखें तो y का वैल्यू 0 आया। देखिए, y का वैल्यू 0 आया। इतना ही मेन खेला है, इसके बाद तो सब इजी है। ठीक है, इतना आप निकाल लिए, मतलब आधा नंबर आपको मिल गया। और मैथ में स्टेप मार्किंग होता है, तो आप ये जो रफ है उसको नोट में लिखिएगा तो भी नंबर मिलता है आधा, इसलिए ये सब जो मैंने रफ में लिखा है उसको आपको नोट में ही लिखना है। ठीक है, इसी डब्बे के नीचे लिख देना है।
कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम लोग इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर इसको लिख देते हैं पहले। हो गया 0 1 -0 0 1 -2 0। मैंने सही लिखा है ना? चलिए ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से वैसे आपको ग्राफ बना लेना है। अगर ग्राफ दिया हो रहेगा तो बढ़िया है बुकलेट में, अगर दिया हो रहेगा तो और अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए इसी को मैंने 2 बार लिख दिया है, जिससे यहाँ पर इसी को इधर रिपीट कर दिया हूँ मैं, यहाँ पर रिपीट कर दिया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए समीकरण पहला को देखते हैं। x बराबर 1 है, यहाँ पर देखिए आपका x है, ये आपका y है। x में 1 यहाँ पर है और y बराबर 4 है, y बराबर 4, x में 1 y में 4 यहाँ पर है, तो इसका सीधा आएंगे ये आसपास। ठीक है, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? 1 4 1 4। उसके बाद देखिए दूसरा 2 2, x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 2 यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, इसका निर्देशांक हो जाएगा 2 2। अब ये दोनों को मिलाना है, ये दोनों को मिलाना है आपको। इसके लीजिएगा और इस तरीके से मिला देना है, इस तरीके से मिला देना है, इस तरीके से मिला देना है, इस तरीके से मिला देना है और इसको लिखना है। ये जो लाइन है समीकरण को लिखना है 2x, अरे भाई लिख जा, हाँ 2x प्लस y -6 बराबर 0। आई होप दिखा होगा। ठीक है, इस तरीके से लिख देना है। अब काम हो गया हमारा। अब दूसरा समीकरण 2x -y -2, x बराबर 0 है, x में देखेंगे 0 यहाँ पर है, y बराबर -2, y बराबर -2 यहाँ पर, इसका निर्देशांक 0 -2 इस तरीके से। उसके बाद दूसरा है x 1 y 0, x 1 और y 0, y 0 यहीं पर हो जाएगा ये। इसका भी निर्देशांक लिख देते हैं हम लोग 1 0 इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये 2 गो डॉट मिला है, पहला डॉट दूसरा डॉट, इस डॉट को हम लोग इस डॉट को मिला देना है इस तरीके से। स्केल से पूरा सीधा खींचिएगा, इस तरीके से मिल जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से मिल जाएगा। ये तीर बना देना है और यहाँ पर दूसरा समीकरण को लिखना है। दूसरा समीकरण है 2x -y -2 बराबर 0। इस तरीके से लिखने से पता चलेगा कि जो लाइन है वो किस समीकरण का है। अब देखिए 2 लाइन मिल गया हम लोगों को, दोनों लाइन मिल कहाँ रहा है उसको देखना है। दोनों लाइन यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, कलर चेंज करके मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए सीधा मिलाना है x की ओर। देखिए x की ओर कहाँ पर आ रहा है? x की ओर यहाँ पर 2 में आ रहा है और y में देखिए y में कहाँ पर आ रहा है? y में भी 2 पर आ रहा है। तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? 2 2। ठीक है, यही आंसर है, आंसर यही है। x का वैल्यू 2, y का भी वैल्यू 2। तो यहाँ पर लिखना है अतः नीचे, ग्राफ के नीचे ही लिखना है, ग्राफ के नीचे लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा आंसर। ठीक है, अतः x बराबर x का वैल्यू कितना आया है? 2। y बराबर y का वैल्यू भी 2 आया। यही दोनों पूरा आंसर हो गया, ग्राफीय विधि से हल हो गया। x और y का वैल्यू निकाल लिए। ठीक है, x y का वैल्यू इस तरीके से लिखना है, बस ग्राफ बना के छोड़ना नहीं है। यहाँ पर देखना है x में कहाँ आ रहा है? 2 में, y में कहाँ आ रहा है? 2 में, तो 2 2 ये वैल्यू हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग अगला 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए 2011, 2014, 2017, 2020, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 25 में भी आ सकता है
इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस कर लेना है और ज्यादा हार्ड भी नहीं है, इसको आप लोग इजीली बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस तरीके से हम लोग एक क्वेश्चन सोल्व किए थे। चलिए इसको भी सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, ठीक है, यहाँ पर एक हम लोग भवन बनाते हैं 7 मीटर, ठीक है, 7 मीटर भवन का ऊंचाई है 7 मीटर। शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यहां पर एक केबल टावर है, ठीक है, भवन के शिखर से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहां पर टावर का जो चोटी है वहां पर, तो इस तरीके से अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पर 60 डिग्री आ रहा है, 60 डिग्री, ठीक है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। इसके पाद का अवनमन कोण, पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहां पर, यहां से लेकर यहां तक मान लेते हैं टावर का ऊंचाई h है, तो h हम लोगों को ज्ञात करना है। यहां पर देखिए a, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा c, ये हो जाएगा d, इसको हम लोग e मान लेते हैं, ठीक है। टावर क्या हो जाएगा, डी सी या सी डी। अब यहां पर बी सी को हम लोग x मान लेते हैं, बी सी को x मान लेते हैं। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। यहां पर देखिए सेम डायग्राम मैंने यहां पर बना रखा है। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। यहां पर हल सबसे पहले हम लोग लिखेंगे भवन की ऊंचाई, ठीक है, ए बी, ये भवन की ऊंचाई है 7 मीटर दिया हुआ है। इसको लिखना है भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई बराबर, भवन की ऊंचाई बराबर ए बी बराबर 7 मीटर। उसके बाद देखिए टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई क्या है, सी डी बराबर, इसको हम लोग h मान लिए हैं, ठीक है, h मान लिए हैं, इसको पूरा ये h मान लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग लिखेंगे यहां पर एंगल 2 को दिया हुआ है, तो इसको लिखेंगे हम लोग प्रश्न से इसको हम लोग लिखेंगे ई ए डी, कोण ई ए डी बराबर 60 डिग्री तथा बी सी ए, कोण बी सी ए बराबर 45 डिग्री। ये दो कोण हम लोगों को ऑलरेडी दिया हुआ है। अब हम लोगों को सी डी निकालना है। अब देखिए इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। त्रिभुज ए ई डी, इसको लेंगे, ए ई बराबर बी सी होगा और बी सी का वैल्यू हम लोग x मान लिए हैं, तो ए ई बराबर भी यहां पर भी x हो जाएगा, ठीक है, ए ई x हो जाएगा और tan 60 डिग्री का वैल्यू लेंगे हम लोग। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। अब समकोण त्रिभुज ए ई डी में या ए ई डी से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहां पर देखिए tan देखिए tan 60 डिग्री बराबर, tan का वैल्यू क्या होता है, tan का वैल्यू होता है P बाय बी। अब यहां पर देखिए tan 60 के जो सीधा में रहेगा वो आपका P रहेगा, परपेंडिकुलर यानी कि डी बटे बी का वैल्यू ए ई, और ए ई किसके बराबर है, x के बराबर, तो इसको लिखते हैं ए ई, ठीक है, हाँ हो गया। अब यहां पर देखिए वैल्यू करेंगे tan 60 का वैल्यू क्या हो जाता है, √3 बराबर
डी ई को हम लोग फिलहाल डी ई ही रहने देते हैं, डी ई बटे, अब देखिए ए ई का वैल्यू x, तो इसको हम लोग x लिख देंगे। अब डी ई का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा डी ई बराबर x 3√3 के साथ गुना हो जाएगा, ठीक है, तो x√3, ये आ गया हमारा डी ई का वैल्यू। डी ई हम लोगों को पूरा लंबा निकालना है, हम लोग इतना सा निकाल चुके हैं डी ई का वैल्यू, देखिए x√3। चलिए अब आगे सोल्व करते हैं। अगला त्रिभुज लेंगे हम लोग, अगला त्रिभुज लेंगे ए बी सी, ये वाला त्रिभुज। अब पुनः त्रिभुज ए बी सी में यहां पर देखिए tan 45 लेंगे, अभी tan 45 डिग्री इज इक्वल टू देखिए tan यहां पर इधर हो जाएगा ये आपका अभी P A B बाय B हो जाएगा B C। अब इसको आगे सोल्व करते हैं हम लोग, ठीक है, आगे सोल्व करते हैं। tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1, याद कीजिएगा tan 45 का वैल्यू 1, तो यहाँ पर हम लोग 1 लिखेंगे, 1 इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू देखिए 7 मीटर दिया हुआ है, बटे बी सी का वैल्यू x है, x यानी कि x को इधर लाएंगे, एक के साथ गुना कर देंगे तो x हो जाएगा, x बराबर 7, देखिए x बराबर 7 आ चुका है। अब हम लोग डी ई का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, डी ई का वैल्यू निकालेंगे। यहां पर देखिए अब डी ई बराबर x√3 हो गया। अब x का वैल्यू 7 है, तो डी ई बराबर 7√3, ठीक है। हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है h, और h क्या है सी डी, और सी डी में क्या है, एक तो सी ई जोड़ ई डी, और सी ई का वैल्यू ए बी के बराबर होगा 7 मीटर, और डी ई ऑलरेडी हम लोग अभी निकाले हैं 7√3, ठीक है। तो नीचे लिखेंगे अब टावर का ऊंचाई, टावर की ऊंचाई बराबर h में क्या क्या है देखिए, सी ई, एक मिनट इसको नीचे लिखना चाहिए, हाँ, बराबर सी ई जोड़ डी ई, और सी का वैल्यू देखिए 7 के बराबर होगा, ठीक है, तो इसको लिखते हैं 7 जोड़ डी ई का वैल्यू 7√3, ठीक है, 7√3। अब इसको फिर से सोल्व कर देंगे, बराबर या यहीं पे लिख देते हैं, अट जाएगा, बराबर 7 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 जोड़ √3, इस तरीके से, आई होप दिख रहा होगा, हाँ, 7 ब्रैकेट 1 जोड़ √3 इतना मीटर, यही हो गया इसका आंसर। सिंपल है, बन जाएगा, ठीक है। इसको भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर, निम्नलिखित समीकरण के युग्म संगत है या नहीं जांच कीजिए, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ये ग्राफीय विधि से कितना बार आया है, 2010, 2012, 2018, 2020 में, ठीक है, ये भी 4 बार रिपीट हुआ है। याद इसको भी कर लेना, याद मीन्स प्रैक्टिस करना, मैथ में याद कुछ नहीं होता है, जस्ट प्रैक्टिस होता है। तो इसको भी चलिए सोल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए पहला जो है 2x
प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। और दूसरा समीकरण है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 से पूरा का पूरा काट देंगे, 2 से काट देंगे, 2 दूना 4, 2 एका 2 हो जाएगा और यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x और यहाँ पर 1 और y, ठीक है, मतलब मिलकर क्या हो जाएगा माइनस वाई बस बचेगा, फिर यहाँ पर माइनस 2 बराबर 0। देखिए पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। इसको आप लोग खुद से सोल्व कीजिएगा और नीचे कमेंट कीजिएगा आंसर क्या होगा। अगर दिक्कत हो रहा है तो एक चीज बता दूं कि ये क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन से देखिए, ये सेम टू सेम ये क्वेश्चन है, सेम टू सेम ये क्वेश्चन है। बस अंतर क्या था कि यहाँ पर ये 4 के साथ गुना में था, 4 के साथ गुना में था, 4 के साथ ये वाला क्वेश्चन, ये वाला 4 यहाँ पर गुना किया हुआ है। देखिए मतलब यही क्वेश्चन 2010, 12, 18, 20 में आया हुआ है, रिपीट सेम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसको। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 7 नंबर देखिए, एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। 2009, 2013, 2018, 2020 ये भी 4 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, एकदम छोटा सा है, तीनों सा है, बित्ती सा है। तो चलिए इसको हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए त्रिभुज है ABC, तो इसको बनाएंगे हम लोग ABC, ABC, और जिसका कोण C समकोण है, यानी कि C यहाँ पर रहेगा, तो इसको हम लोग AB मान लेते हैं, ठीक है। और कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु, यानी कि 2 भुजा बराबर रहेगा। तो कौन कौन भुजा बराबर हो सकता है, क्या ये दोनों भुजा बराबर हो सकता है? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि ए बी हमारा कर्ण है और कर्ण हमेशा बड़ा होता है बाकी दोनों भुजा से, तो ये दोनों तो बराबर हो नहीं सकता है। तो हम लोग किसको बराबर मान सकते हैं, AC और BC, ये दोनों भुजा बराबर है, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ पर AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर हम लोगों को सिद्ध करना है। तो यहाँ पर दिया है, सबसे पहले लिखेंगे, दिया है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, इस तरीके से लिखना पड़ेगा आपको, जो दिया हुआ रहेगा। उसके बाद हम लोग लिखेंगे भी क्या सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, ठीक है, ये हम लोगों को सिद्ध करना है। चलिए अब हम लोग समकोण त्रिभुज में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, पाइथागोरस, तो इसको हम लोग अप्लाई करते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से या पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। हाँ, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम से, कर्ण बराबर इसको हम लोग लिखते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, सिंपल है, ठीक है। तो चलिए कर्ण क्या है, AB, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे AB का स्क्वायर बराबर लंब हम लोग किसी को भी मान सकते हैं, तो चलिए AC को मान लेते हैं, लंब AC प्लस आधार हम लोग अब CB को मान लेंगे, CB का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अब समद्विबाहु यानी कि ये दोनों भुजा बराबर है, ठीक है।
तो इसको हम लोग यहाँ पर दिया है में समद्विबाहु मान लिए हैं, और एक चीज लिख सकते हैं यहाँ पर ए बी बराबर सी बी। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये दोनों भुजा बराबर है, तो इसको हम लोग देखिए दोनों बराबर है तो हम लोग ए सी स्क्वायर जोड़, देखिए ए सी स्क्वायर जोड़, यहाँ पर देखिए सी बी बराबर ए बी है, तो सी बी के स्थान पर ए सी लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, इधर ए बी स्क्वायर। अब देखिए ए बी स्क्वायर बराबर यहाँ पर ए सी स्क्वायर 2ac²। देखिए प्रूव हो गया, यही तो हम लोगों को प्रूव करना था, यही तो हम लोगों को प्रूव करना था। इजली ये प्रूव हो चुका है, ठीक है, ये प्रूव हो चुका है, बस यही हमारा आंसर है। कितना 1 2 3 4 5 6 लाइन में खत्म कहानी। इजी है, इसको भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। टोटल 4 बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला देखिए यहाँ पर 8 नंबर, हल कीजिए। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है हर एक एग्जाम में, चाहे यहाँ पर नंबरिंग अलग रहे लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन आएगा ही। देखिए और ये सेम क्वेश्चन 2014, 2012, 2016, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हो सकता है 2025 में आ जाए, 20 के बाद नहीं आया है, 21, 22, 23, 24 4 साल अभी रुका हुआ है, हो सकता है 5वां साल में आ जाए, प्रैक्टिस कर लेना है। देखिए यहाँ पर 2 समीकरण है, 2 समीकरण है, तो हम लोग इसको सोल्व करेंगे। पहले इस समीकरण को लिख लेते हैं यहाँ पर, हल देखिए 2/x + 3/y = 13, और दूसरा समीकरण है 5/x - 4/y = -2। हम लोग क्या करेंगे कि 1/x को a मान लेंगे, सिंपल, इसको इजी करने के लिए, माना 1/x = a तथा 1/y = b, ठीक है। इजी करने के लिए ये सब कर रहे हैं हम लोग। देखिए अब देखिए यहाँ पर 2/x है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 × 1/x लिख सकते हैं, और a का वैल्यू हम लोग क्या रखे हैं 1/x, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2a लिख सकते हैं, ठीक है, 2a लिख सकते हैं, क्योंकि a का वैल्यू हम लोग मान लिए हैं 1/x, तो इसको हम लोग 2a लिख सकते हैं। तो इसी को अभी हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है, सिंपल इस तरीके से। देखिए इसको हम लोग लिखेंगे 2a जोड़ 3b बराबर 13, ये आपका समीकरण पहला मिल गया। अब देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा समीकरण 5a - 4b = -2 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग दोनों समीकरण में a या b दोनों को काटने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग एक जगह लिख लेते हैं, क्या करते हैं, इसको हम लोग इधर शिफ्ट कर देते हैं, या इस तरीके से। देखिए मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पर 3 है, 3b और यहाँ पर 4b, ठीक है। हम लोग b को काट देंगे, कैसे, हम लोग गुना कर देंगे, ये पूरा का पूरा समीकरण 1 को 4 से गुना कर देंगे और समीकरण दूसरा को 3 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पर 12b और यहाँ पर भी -12b सोल्व हो जाएगा, खत्म हो जाएगा कहानी, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 इस तरीके से। समीकरण 1 में 4 से गुना करने पर 4 से, तथा समीकरण 2 में 3 से गुना करके जोड़ने पर,
जोड़ने पर देखिए समीकरण एक को यहां पर लिखते हैं 2a जोड़ 3b बराबर 13। दूसरा समीकरण को नीचे लिखते हैं 5a माइनस 4b बराबर -2। ठीक है, अब इसको हम लोग गुना कर देंगे। पहला समीकरण को किससे गुना करेंगे? 4 से। सिंपली ये वाला 4 ले लेना है और समीकरण दूसरा को 3, ये वाला 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, गुना करने से क्या प्राप्त होगा? देखिए यहाँ पर गुना करने से क्या प्राप्त होगा, यहीं पर हम लोग लिखते हैं 4 दूना 8, 8a जोड़ 4 तिया 12 b बराबर 13 दूनी 26 13 तिया 39 13 चौके 52 हो गया। अब 5 को 3 से 5 तिया 15a माइनस 3 चौके 12b बराबर 2 तिया 6 लेकिन -6। दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। जोड़ने पर हम लोग लिखे हैं। ठीक, तो इसको हम लोग इस तरीके से जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जोड़ेंगे 5 8 13 हो जाएगा 3 और इधर हो जाएगा 2 23 यहाँ पर a और देखिए 12 माइनस 12 b पूरा कट जाएगा बराबर यहाँ पर देखिए 52 में 6 माइनस कर देंगे तो बचेगा यहाँ पर 6 और फिर यहाँ पर बचेगा 4। तो सिंपल हमारे पास बच्चा है 23a बराबर 40। तो a बराबर 40/23, a बराबर 2 काट देंगे तो क्या बचेगा 2। a बराबर 2 आ चुका है। a बराबर 2। अब देखिए a का वैल्यू आ चुका है। अब हम लोग b का वैल्यू निकालेंगे। यहां पर देखिए a का वैल्यू आ चुका है, b का भी वैल्यू निकालेंगे। b का वैल्यू कैसे निकालेंगे? समीकरण पहला या दूसरा किसी में भी a का वैल्यू रखेंगे आ जाएगा। तो चलिए हम लोग समीकरण पहला में रखते हैं। समीकरण पहला समीकरण यहीं पर लिखते हैं। ठीक है, यहीं पर लिखते हैं। अब समीकरण 1 में a का मान रखने पर समीकरण एक ये वाला है। ठीक है, ये वाला है 2 गुना a का वैल्यू 2 है। देखिए a का वैल्यू 2 है, 2 लिख देंगे। उसके बाद फिर से जोड़ 3, उसके बाद b है बराबर 13 है तो 13 रहने देते हैं। अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा जोड़ यहाँ पर देखिए 3b को 3b लिख देते हैं बराबर 13, 3b बराबर 13, ये वाला 4 उधर जाकर -4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आई होप दिखेगा। ठीक है, 3b बराबर यहाँ पर 9 हो जाएगा। ठीक है, 3b बराबर 9। तो इसको लिखते हैं 3b बराबर 9, यानी कि b बराबर 9/3 सोल्व कर देंगे तो 3, यानी कि b का वैल्यू 3 आया। a का वैल्यू क्या आया था? 2 आया था। b का वैल्यू 3 आया। तो अब हम लोगों को क्या निकालना है? बेसिकली x और y का वैल्यू निकालना है। इसको हल करना है, x और y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहां से अभी हम लोग निकाल लेंगे। देखिए अब 1/x बराबर a था और 1/y बराबर b था। ठीक है, देखिए 1/x बराबर 2 का वैल्यू यानी कि a का वैल्यू 2। ठीक है, मिस्टेक हो जा रहा है। 2 का मतलब
ए का वैल्यू 2 है, निकाल चुके हैं हम लोग। देखिए ए का वैल्यू 2 यहाँ पर निकाल चुके हैं, तो इसको लिखेंगे 2। अब 2 के नीचे 1 है, इसको क्रॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x बराबर 2 आ चुका है, आ गया 2। अब y का वैल्यू निकालेंगे, 1/y बराबर b का वैल्यू 3 है, 3 के नीचे 1 छिपा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y का वैल्यू 3 आ जाएगा। इस तरीके से x बराबर 2, y बराबर 3, यही दोनों आंसर है, यही दोनों आंसर है। ठीक है, इस तरीके से आपको सोल्व करना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अब देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत जो समांतर चतुर्भुज होता है वह समचतुर्भुज होता है। ये हम लोगों को प्रूव करना है। वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है, ये हम लोगों को प्रूव करना है। ये 2010, 16, 18 और 24 में आया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछला बार भी आया था, इस बार के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इस तरीके से है, यहाँ पर सेंटर है, ये एक वृत्त है, वृत्त है, और इस तरीके से वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज है, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, चतुर्भुज है। तो ये जो चतुर्भुज है ये समांतर है, दिया हुआ है, और इसको समचतुर्भुज प्रूव करना है। तो सबसे पहले इसका लेबलिंग कर लेते हैं। ए, ये वाला हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, डी, और यहाँ पर जो स्पर्श बिंदु है वृत्त का उसको भी हम लोग लेबलिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा ई, ये हो जाएगा एफ, ये हो जाएगा जी, ये हो जाएगा एच। अब देखिए मैंने पहले दूसरा क्वेश्चन में आप लोगों को बताया था कि ये एक वृत्त है और ये बाह्य बिंदु है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा हमेशा लंबाई में बराबर होता है। ठीक है, स्पर्श रेखा जो होता है दोनों बराबर होगा। तो ये एक वृत्त है। अब देखिए यहाँ पर ये एक बाह्य बिंदु है, वृत्त पर स्पर्श रेखा ये है, समझ में आ रहा है। तो ए ई बराबर ए एच हो जाएगा। उसी प्रकार से बाह्य बिंदु बी, अगर हम लोग स्पर्श रेखा खींचेंगे बी ई बराबर बी एफ हो जाएगा बराबर। ठीक है, इसी को हम लोग अभी अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए समांतर चतुर्भुज का क्या मतलब होता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं का भुजा बराबर होगा। समचतुर्भुज मतलब चारों भुजा बराबर रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे जो दिया है उसको, दिया है ए बी सी डी एक समांतर त्रिभुज है और चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है का क्या मतलब, ए बी बराबर सी डी हो जाएगा और ए डी बराबर बी सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, कि ए बी बराबर सी डी तथा ए डी बराबर बी सी। अब हम लोगों को सिद्ध करना है, क्या करना है, यह एक समचतुर्भुज है, सिद्ध करना है चतुर्भुज ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, ये हम लोगों को सिद्ध करना है। समचतुर्भुज का क्या मतलब, सभी भुजा बराबर रहेगा, सभी भुजा मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, अर्थात ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बराबर है। ठीक है, डी ए को ए डी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम लोगों को बेसिकली ये सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग
सोल्व करते हैं यहाँ पर। अब हम लोग देखिए बाह्य बिंदु ए में ए ई बराबर ए एच हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम लोग ए ई बराबर ए एच, ए एच। क्यों? क्योंकि बिंदु ए से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, ठीक है, बराबर होती है। उसके बाद अगला लिखेंगे बीई बराबर बी एफ बॉयफ्रेंड, ठीक है। तो ये जो है क्यों? क्योंकि बिंदु बी से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से नेक्स्ट सी नेक्स्ट क्या है? सी जी बराबर सी एफ ये क्यों होगा? क्योंकि बिंदु सी से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बच गया बिंदु डी। तो इसको डी जी बराबर डी एच। क्यों? क्योंकि बिंदु डी से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे, इसको समीकरण 3 मान लेंगे, इसको समीकरण 4 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब समीकरण 1 2 3 4 सभी को जोड़ने पर समीकरण 1 2 3 तथा समीकरण 4 को जोड़ने पर सबको जोड़ते हैं। देखिए ए जोड़ बी सी जोड़ सी जी जोड़ डी जी बराबर, इधर का भी लिखेंगे लाइन से, ए एच जोड़ बी एफ जोड़ सी एफ, ठीक है, सी एफ जोड़ डी एच। अब देखिए ए ई जोड़ बी सी, ए ई जोड़ ए ई जोड़ बी ई, यहाँ पर ई है ना, यहाँ पर ई होना चाहिए बी ई, यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए ए ई जोड़ बी ई जोड़ बी ई, ये पूरा क्या बन जाएगा? ए बी बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग इसको क्या लिखेंगे? ए बी जोड़, फिर देखिए यहाँ पर सी जी और डी जी, ये क्या बन जाएगा? सी डी पूरा, सी डी बराबर। उसके बाद यहाँ पर देखिए ए एच और डी एच दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? डी ए या ए डी। तो इसको हम लोग डी ए लिख देते हैं, जोड़। उसके बाद इसको ये वाला इसको जोड़ेंगे अभी हम लोग, ठीक है। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? बी सी। चलिए अब यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ए बी जोड़ सी डी, और यहाँ पर दोनों बराबर है, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे लिख सकते हैं
यहाँ पर इसको हम लोग लिखेंगे एक मिनट, क्या था ये, ए बी जोड़ सी डी, ए बी जोड़ सी डी बराबर, इधर क्या था, डी ए जोड़ बी सी, डी ए जोड़ बी सी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ए बी जोड़ सी डी को हम लोग ए बी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये दोनों बराबर है। ठीक है, ए बी बराबर सी डी दोनों बराबर है। उसके बाद यहाँ पर बराबर डी ए जोड़ बी सी, ये दोनों भी आपस में बराबर है, तो इसीलिए हम लोग इसको डी ए के स्थान पर बी सी लिख सकते हैं, जोड़ बी सी। अब यहाँ पर 2 बी बराबर 2 सी हो गया। अब 2 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, ए बी बराबर बी सी हम लोगों को मिल चुका है, ए बी बराबर बी सी मिल चुका है। ए बी बराबर बी सी, देखिए ए बी बराबर बी सी, अभी क्या मिला हम लोगों को, ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी हम लोगों को मिल चुका है। अब देखिए, क्योंकि ए बी जो है वो सी डी के बराबर है, ठीक है, और अभी निकाले हम लोग ए बी बी सी के बराबर, यानी कि बी सी वो बी सी जो है वो सी डी के बराबर भी हो जाएगा, यानी कि सभी भुजा आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, सभी भुजा आपस में बराबर हो जाएगा। तो आगे लिखेंगे अतः 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 ए बी बराबर बी सी बराबर सी, सी डी बराबर डी ए। यही तो हम लोगों को प्रूव करना था, यही हम लोगों को प्रूव करना था, यही हो गया आंसर, प्रूफ। बस सिंपल है। ठीक है, इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला देखिए 10 नंबर, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है, सिद्ध कीजिए ए बी जोड़ सी डी बराबर ए डी जोड़ बी सी। 2010, 2016, 2017, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सेम टू सेम पिछला क्वेश्चन के जैसे है। देखिए पिछला क्वेश्चन के जैसे है, पिछला क्वेश्चन के जैसे है, ए बी बराबर सी डी, सी डी यहाँ पर देखिए ए बी बराबर सी डी। उसके बाद यहाँ पर देखिए ए डी, ओह इधर ए डी, यहाँ पर ए डी, देखिए ए डी हम लोग या डी ए बात बराबर है, जोड़ यहाँ पर बी सी, यानी कि 10 नंबर का जो क्वेश्चन है वो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक आप बनाइएगा, बस आंसर खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 10 नंबर का। ये देखिए मतलब 2 क्वेश्चन है, आंसर बिल्कुल सेम है, इसीलिए इसको भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, सेम है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस तरीके से क्वेश्चन आता है। और ये जो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री का जो वैल्यू है, यहाँ से तो क्वेश्चन रहना ही रहना है, आप सभी को याद कर लेना है इसको। देखिए यहाँ पर साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री जोड़ साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री वैल्यू निकालना है। देखिए यहाँ पर, तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। साइन 60 डिग्री, देखिए यहाँ पर साइन और यहाँ पर 60 डिग्री, सीधा में क्या है, √3/2, तो इसको लिखेंगे हम लोग √3/2, फिर बीच में गुना है, कोस 30, कोस 30 √3/2, √3/2, फिर जोड़ है, जोड़ लिखेंगे, फिर साइन 30, साइन 30 का वैल्यू 1/2, 1/2 गुना कोस 60, कोस 60 का वैल्यू 1/2, तो इसको लिख देना है 1/2। सिंपल है, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वैल्यू सब। अब वैल्यू को हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए √3 गुना कर देंगे, √9 हो जाएगा, √9 का वैल्यू 3 हो जाता है, 3 देखिए 2 दूना 4, जोड़ यहाँ पर 1 का 1/2 दूना 4। सिंपल है, अब इसको जोड़ देते हैं, भिन्न का जोड़ है, दोनों मतलब 4 4 है तो नीचे 4 लिख देंगे, ऊपर सिंपल जोड़ देंगे, 3 जोड़ 1 बराबर 4/4, काट देंगे तो बराबर 1 हो जाएगा, और यही आपका आंसर है।
देखिए कितना इजी है, वैल्यू याद रहेगा तुरंत बन जाएगा, वैल्यू याद नहीं रहेगा तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये 2-3 नंबर का पूछा जाता है, एमसीक्यू में भी पूछा जाएगा ये क्वेश्चन सब, इसको प्रैक्टिस कर लेना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर 12 नंबर देखिए, निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका, माध्यिका माध्यक, बहुलक या माध्यिका, यानी कि माध्य, बहुलक या माध्यिका, ये तीनों में से एक तो एग्जाम में आना ही आना है, तीनों को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर माध्यिका कई बार रिपीट हुआ है, 2009, 2019, 2022, 2024। ठीक है, इसलिए इसको मैंने यहाँ पर दिया है क्वेश्चन। देखिए माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग संचयी बारंबारता निकालेंगे। क्या निकालेंगे? संचयी बारंबारता। तो इसको इस प्रकार से करेंगे हम लोग। सबसे पहले एक मिनट, इसको इधर मैं करता हूं, इस साइड में इस तरीके से कर लेना है। यहां पर वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल थोड़ा ठीक से लिखना चाहिए, एक मिनट। ठीक है, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, उसके बाद बारंबारता, बारंबारता, उसके बाद संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, बारंबारता। अब यहां पर इसको इस तरीके से बॉक्स में बंद कर देना है, इस तरीके से। देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब वर्ग अंतराल को यहां पर लिखेंगे 0 से लेकर 10, 20, 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, 30 से लेकर 40, 40 से लेकर 50, 50 से लेकर 60। अब बारंबारता को लिखेंगे 5, 8, 20, 15, 7, 5। अब देखिए संचयी बारंबारता कैसे लिखना है, इसको सबसे पहले हम लोग 5 को लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, 5 को लिखेंगे, उसके बाद 5 में हम लोग 8 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। फिर 13 में फिर से हम लोग 20 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। उसके बाद 33 में फिर से 15 जोड़ देंगे हम लोग, तो हो जाएगा 8 और 4 48, और 48 में फिर से 7 जोड़ देंगे, 5, और यहाँ पर हो जाएगा 5, और 55 में फिर से 5 जोड़ देंगे हम लोग, तो 60 हो जाएगा। आई होप दिख रहा है। चलिए मैं यहाँ पर इसको ब्लैक कलर से भी लिख दूं, इस तरीके से आपको करना है, 60। ठीक है, अब यहां पर देखिए माध्यिका का फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग। माध्यिका का फॉर्मूला आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। L प्लस n/2 माइनस CF है ये। ठीक है, F बाय यहां पर F हो जाएगा, इनटू इधर H हो जाएगा। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ही आपको 5 नंबर देगा। माध्य, माध्यक या बहुलक, ये तीनों में से एक एग्जाम में पूछा जाना कंफर्म है। तीनों का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को समझना पड़ेगा L क्या है, N क्या है, CF क्या है, H क्या है, और यहाँ पर F क्या है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर L देखिए, ऐसा करता हूं मैं, आगे जगह है क्या? ओके, जगह है यहाँ पर। ठीक है, जगह है, तो हम लोग थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा ही बन रहा है, पर आपके लिए एकदम परफेक्ट है। देखिए यहाँ पर L क्या चीज है? L क्या है? L सबसे पहले हम लोग यहाँ पर
एल देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एन निकालते हैं। एन क्या है, उसके बाद n/2। एन आपका 60 है, यहाँ पर जो भी रहेगा वो एन का वैल्यू रहेगा, एन बराबर 60। ठीक है, एन बराबर 60। अब एन बराबर 60 है तो n/2 बराबर क्या हो जाएगा, 60/2 यानी कि 30। ठीक है, संचयी बारंबारता लिखने के बाद सबसे पहले आपको देखना है n कितना है, 60 है, 60 है, और n/2 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब देखना है यही 30 मेन खेला करेगा, पूरा यही मैथ बनाएगा। यहाँ पर मिस्टेक किए तो पूरा गलत। ये जो 30 है इससे जस्ट बड़ा नंबर संचयी बारंबारता में खोजना है, 30 से जस्ट बड़ा, यानी कि n/2 जो भी आएगा उससे जस्ट बड़ा। उससे बड़ा देखिए यहाँ पर क्या है, 33 से है। उससे बड़ा कौन सा नंबर है, 33 से है, 33 से है। 33 जो है ये आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक 33 वाला सीधा लाइन आपका माध्यिका वर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, माध्यिका वर्ग। समझिए, सबसे पहले आपको n देखना है, 60 हो गया, n/2 कर देना है, 30 हो गया, 30 से जस्ट बड़ा, अगला जस्ट बड़ा 33 वाला पूरा सीधा लाइन में जो भी रहेगा ये आपका हो गया माध्यिका वर्ग, और माध्यिका वर्ग में ही ये सब का सब आपको मिलेगा। माध्यिका वर्ग में सबसे छोटा जो रहेगा वो आपका, सबसे छोटा जो रहेगा वो L रहेगा। ठीक है, ये आपका L है। माध्यिका वर्ग जो है उसमें वर्ग अंतराल में छोटा, तो इसको हम लोग 20 लिख देते हैं। ठीक है, 20। अगर कोई पूछेगा L क्या है तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि माध्यिका वर्ग में वर्ग अंतराल की न्यूनतम सीमा क्या है, माध्यिका वर्ग में वर्ग अंतराल की छोटी संख्या L हो जाएगा। अब देखते हैं n/2, n/2 बराबर, वो तो हम लोग पहले ऑलरेडी यहाँ निकाल चुके हैं, n/2 यानी कि 60/2 बराबर 30। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट आ गया CF। CF क्या है, CF क्या है, देखिए ये जो माध्यिका वर्ग है, माध्यिका वर्ग से जस्ट ऊपर वाला संचयी बारंबारता को CF कहते हैं। माध्यिका वर्ग इससे जस्ट ऊपर वाला संचयी बारंबारता 13। ठीक है, वो आपका CF है 13। ये वैल्यू जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो सब खत्म। उसके बाद नेक्स्ट देखिए F क्या है, F। अब देखिए जो माध्यिका वर्ग है, माध्यिका वर्ग में जो फ्रीक्वेंसी है, जो बारंबारता है वो क्या है, 20। तो ये हो जाएगा आपका F20। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अब बच गया F, हो गया H क्या है, H यानी कि इसका हाइट कह सकते हैं, या देखिए यहां पर वर्ग अंतराल दोनों को माइनस करेंगे तो कितना का अंतर आएगा, 10 में 0 माइनस करेंगे 10 बचेगा, 20 में 10 माइनस करेंगे 10 बचेगा, किसी में भी करें 50 में 40 माइनस करेंगे 10 बचेगा। तो यहाँ पर जो अंतर है दोनों का उसको H बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, बस खत्म कहानी, पूरा वैल्यू आ गया, यही तो मेन है। ठीक है, इसको निकालने के लिए मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, n 60, n/2 30, 30 से सबसे बड़ा, मतलब 30 से जस्ट छोटा बड़ा वाला 30 से बड़ा क्या मिल रहा है, 33 मिल रहा है। 33 वाला पूरा सीधा में जो रहेगा इसको माध्यिका वर्ग कहते हैं। माध्यिका वर्ग में ही पूरा खेल खेला होता है। ठीक है, अब माध्यिका वर्ग में देखना है कि वर्ग अंतराल में सबसे छोटा क्या है, 20 है, तो 20 आपका क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, और n/2 तो पता चल गया 60/2 कर देंगे, यहां पर जो भी आएगा वो n रहेगा। उसके बाद CF क्या हो गया आपका, वर्ग जो माध्यिका वर्ग है उसका संचयी बारंबारता में जस्ट ऊपर वाला। ठीक है, ऊपर वाला संचयी बारंबारता 13, यहां जो भी रहेगा वो CF कहलाएगा, इससे ऊपर वाला। उसके बाद बच गया F, बारंबारता में जो माध्यिका वर्ग है ये वाला इस लाइन में, वो देखिए बारंबारता में क्या है, 20, तो ये आपका F हो जाएगा। और H बस माइनस कर देंगे, वर्ग अंतराल में F आ गया। अब वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो ऐसा करता हूं मैं, उधर ही शिफ्ट कर देता हूं,
फिर से क्वेश्चन लिखता हूँ एक बार, ठीक है, मतलब फॉर्मूला लिखता हूँ। माध्यिका बराबर फॉर्मूला होता है L प्लस N बाय 2 माइनस CF बाय F इंटू H। L का वैल्यू क्या था? L का वैल्यू 20 आई थिंक, हाँ L का वैल्यू 20 था, तो इसको लिखेंगे 20 जोड़ N बाय 2 30 निकाल चुके हैं, माइनस CF का वैल्यू 13 बटे F का वैल्यू 20, H का वैल्यू 10। सोल्व कर देंगे, 20 रहने देते हैं, जोड़ 30 में 13 माइनस करेंगे तो 17 बचेगा, और यहाँ पर 10 में 0 0 कट गया, बस 2 बचेगा, ठीक है, या 10 से का 10 10 दूना 20 आप कर सकते हैं, तो नीचे हम लोग 2 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 20 जोड़ इसको सोल्व कर देते हैं, ठीक है, 2 से भाग दे देते हैं 17 को, तो हो जाएगा 8 दूनी 16 8.5 8.5, 20 में 8.5 जोड़ देंगे तो 28.5, यही आपका आंसर हो गया। माध्यिका 28.5, सिंपल है। ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पर होता है आपको? ये फॉर्मूला याद करने में और फॉर्मूला में वैल्यू याद करने में, ठीक है, तो मैंने आप लोगों को 3-4 बार रिपीट कर दिया है, इससे ज़्यादा और क्या ही कर सकता हूँ, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 13 नंबर, ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ग्राफीय विधि से हल करना है, तो इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा। ये भी देखिए 13, 15, 17, 19 में आया हुआ है, यहाँ सभी के सभी देखिए विषम संख्या दिख रहा है, यानी कि ये 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है, 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा। 13 नंबर का 4 बार रिपीट हुआ है, हल्के में एकदम नहीं लेना है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 14 नंबर। देखिए 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है, इनमें से एक बल्ब या यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब पहला खराब होगी दूसरा खराब नहीं होगी? प्रायिकता से क्वेश्चन कितना बार रिपीट हुआ है? 2009, 2014, 2016, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, 4 बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं, यहां पर हल करते हैं, हल करते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां पर सबसे पहले लिखना है बल्ब की कुल संख्या, बल्ब की कुल संख्या, कितना संख्या है? 20, उसमें से अच्छे बल्ब या 4 बल्ब खराब हैं, तो पहले खराब बल्ब को लिखते हैं, ठीक है, खराब बल्ब की संख्या बराबर 4, ठीक है, 4 बल्ब खराब हैं, तो अच्छे बल्ब यानी कि खराब नहीं है, बल्ब की संख्या बराबर 20 में 4 माइनस करेंगे 16 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहला नंबर देखते हैं, पहला नंबर खराब बल्ब की प्रायिकता बराबर खराब बल्ब कितना है? 4, तो इसको 4 लिखेंगे। टोटल कितना बल्ब है? टोटल 20 बल्ब है, 20, इसको सोल्व कर देंगे, 4 1 4, 4 5 20, यानी कि 1/5, यही आंसर हो गया खराब बल्ब का प्रायिकता। खराब बल्ब नहीं है कि प्रायिकता, यानी कि अच्छे बल्ब, तो यहां पर हम लोग दूसरा नंबर लिखते हैं, दूसरा नंबर खराब बल्ब नहीं की प्रायिकता, ठीक है, हाँ बराबर खराब बल्ब नहीं यानी कि अच्छे बल्ब कितना है? 16,
टोटल कितना है 20। सोल्व कर देंगे, 4 चौके 16, 4 पच्चे 20। बस यही इसका आंसर हो गया। सिंपल। प्रायिकता भी आपका इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा क्वेश्चन रहता नहीं है और बहुत सिंपल है। जो निकालना रहेगा, जिससे कि खराब बल्ब ऊपर 4, कुल नीचे खराब, यानी कि नीचे अच्छा वाला टोटल 16 है, खराब मतलब टोटल कुल 20 है। सिंपल, थोड़ा सा मिक्स हो गया ना। जिसका प्रायिकता निकालना रहेगा उसको ऊपर लिख देना है, टोटल को नीचे लिख देना है, बस सिंपल हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला 15 नंबर देखिए, हल कीजिए, एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। इस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है क्वेश्चन। 2012, 13, 15, 18। देखिए 12 के बाद डायरेक्ट 13 में आया है क्वेश्चन, बैक टू बैक रिपीट हुआ है, इसलिए जो क्वेश्चन 24 में आया है उसको हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, तो इसका आंसर भी आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर भी आप लोग कमेंट कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कितना एक्स का और वाई का वैल्यू होगा। यहाँ पर मैं छोड़ दे रहा हूँ। इस तरीके से मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन बता दिया है ऑलरेडी, इसीलिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 16 नंबर देखिए। 16 नंबर मान निकालिए। फिर से इस तरीके से क्वेश्चन आया है 2011, 16, 22 और 24 में। तो इसको भी हम लोग बना लेते हैं। देखिए 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए सबसे पहले tan थीटा, tan 45 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे, 2 को लिखेंगे पहले, 2 tan 45 यानी कि 1 का स्क्वायर, ये वाला 2, ये वाला 2 है। ठीक है, उसके बाद जोड़ cos 30, cos 30 √3/2, √3/2, इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे, माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का वैल्यू √3/2, √3/2, यहाँ पर भी स्क्वायर है देखिए, तो इसका भी स्क्वायर लगा देंगे। जस्ट सिंपल है। अब इसको सोल्व कर देंगे। 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, जोड़ √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बटे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, ऊपर नीचे दोनों का स्क्वायर करना है। ठीक है फिर माइनस यहाँ पर भी सेम, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, बटे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं हम लोग। 2 एका 2, जोड़, ये पूरा का पूरा कट जाएगा, तो जोड़ को लिखने का कोई ज़रूरत है नहीं, तो सिंपली यही हमारा आंसर आ गया। ये प्लस माइनस कट गया। ठीक है, तो इसका आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 बार रिपीट हुआ है, पिछले बार भी आया था। ठीक है, पर इस बार भी याद कर लेना है क्योंकि रिपीट बहुत ज़्यादा हुआ है क्वेश्चन। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 17 नंबर बिंदुओं ए 2, 3 और बी 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी सूत्र से दूरी निकालना है। ठीक है, दूरी सूत्र, तो यहाँ पर माना, इसको हल करते हैं हम लोग। हल, माना बिंदु ए क्या है, 2, 3 तथा बिंदु बी क्या है, 4, 1, दोनों के बीच का दूरी सूत्र याद कर लेना आप लोग। देखिए तो यहाँ पर हम लोग x1 का वैल्यू और y1 का वैल्यू क्या है वो पहले लिख लेते हैं, उसके बाद x2 y2 का वैल्यू जो भी है उसको लिख लेते हैं। देखिए ये पूरा x1 y1 x2 y2 सिंपल। ठीक है, तो x1 का वैल्यू 2 है, y1 का वैल्यू 3 है, x2 का वैल्यू 4 है, y2 का वैल्यू 1 है। सिंपल है, इजी है। ये आपका x1 हो जाएगा, ये x2, ये आपका y1, ये आपका y2। सिंपल है। अब दूरी सूत्र लिखते हैं। ठीक है, दूरी सूत्र से
ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग रट लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब इसको सॉल्व करते हैं। x2 का वैल्यू देखिए 4 माइनस x1 का वैल्यू 2 का होल स्क्वायर जोड़ y2 का वैल्यू 1, y1 का वैल्यू 3 होल स्क्वायर। देखिए 4 में 2 माइनस करेंगे 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर जोड़ यहाँ पर 3 में 1 माइनस कर देते हैं या 1 में 3 माइनस कर देते हैं, बात बराबर है, -2 ही आंसर आएगा, -2 का स्क्वायर। अब इसको आगे सोल्व करेंगे हम लोग। देखिए अंडर रूट यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएगा जोड़ -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। ठीक है, अब देखिए 4 यहाँ पर ए बी बराबर रूट 4 को जोड़ेंगे 4 दूना 8 हो जाएगा। अतः 8 को अगर हम लोग देखेंगे तो 2 गुना 2 इस तरीके से लिख सकते हैं, 2√2 यानी कि ये दोनों 2 बाहर आ जाएगा रूट का, तो 2√2 इसका आंसर हो जाएगा। इतना मात्रक या इतना यूनिट या इतना इकाई, ये हो गया आपका आंसर। देखिए कितना इजी है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 5-6 लाइन में खत्म हो जाएगा कहानी। इसको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर फॉर्मूला और XY को पहचानना, कौन x1 है, कौन y1 है, कौन x2 है, कौन y2 है, इस तरीके से। ठीक है, सबको पहचानना जरूरी है, फिर वैल्यू पुट करके सोल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर बच्चों वाला क्वेश्चन है, लेकिन 10 क्लास में पूछा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF ज्ञात करें। देखिए 2012, 2016, 2019 ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF निकालने के लिए आता ही है, MCQ में भी आता है, सब्जेक्टिव में भी आता है। भले यहाँ पर क्वेश्चन अलग अलग रहे, लेकिन ये मैथ आता ही आता है, फिक्स है। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना है। चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। किस तरीके से सोल्व करना है वो देखिए यहाँ पर हल। देखिए हल यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 96 बराबर, उसके बाद लिखेंगे 404 बराबर। अब 96 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड यहाँ निकालते हैं। 96 का अभाज्य गुणनखंड 2 से करते हैं, 2 चौके 8, 2 अठे 16, फिर से 2 से करते हैं, 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर से 2 से करते हैं, 2 12 का 24, फिर 2 छक 12, 2 तिया 6, जो भी आया है इसको यहाँ पर लिख देते हैं। 1 2 3 4 5, 5 बार 2 आया है। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, यहाँ पर 3 है। ठीक है, हो गया। अब 404 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से करते हैं, 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, फिर से 2 से करते हैं, 2 एका 2, 0 2 एका 2, खत्म हो जा रहा है यहीं पे। ठीक है, 101 किसी का पढ़ा में नहीं आता है तो छोड़ देंगे। अब इसको लिखेंगे 2 गुना 101। अभाज्य गुणनखंड कर लिए हम लोग। अब यहाँ पर देखिए, इस तरीके से मिलाना है, 2 2 मिल गया, और यहाँ पर भी ये 2 2 मिल गया। तो आगे लिखना है अतः 96 तथा 404 का HCF बराबर 2 मिला है। ठीक है, तो ये दोनों के बदले एक बार 2 लिखेंगे गुना, फिर ये 2 के बदले एक बार 2 लिखेंगे बराबर 4। तो यही तो आपका आंसर है, HCF 4 आ गया। देखिए इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया है सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार रिपीट हुआ वाला क्वेश्चन है। सबको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग, 5 बार 6 बार सॉल्व जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपका जो
बोर्ड एग्जाम है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सके। और इसी प्रकार से बाकी सब्जेक्ट का भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, क्वेश्चन के साथ आंसर भी नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, जाकर जरूर देखिएगा। और इस बार आप सभी को 99 का टारगेट लेना है। मैथ तो ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर 100 आउट ऑफ 100% ईजिली आ जाता है, तो आप लोगों को मैथ में 100 का टारगेट लेना है, एक नंबर भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और इसी प्रकार से और भी मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करने वाला हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।